वेलकम बैक क्लिक न्यूज। आज हम लेकर आए महत्वपूर्ण और खास खबर। हेडलाइंस न्यूज को भी देखेंगे। जेएमपी पंचायत सचिव और जेटेट का भी अपडेट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और किसान योजना में बड़ा बदलाव भी देखेंगे। साथ ही बिहार चुनाव और स्पेशल ट्रेन का भी अपडेट जानेंगे। तो पूरा न्यूज को देखें, सभी काम की खबरें हैं। खबर है झारखंड से। जेटेट 2016 उत्तरी शिक्षक बहाली मोर्चा के अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन आज 13वें दिन भी जारी रहा। 8 अक्टूबर से भूखे प्यासे आमरण अनशन में बैठने के कारण श्री परिमल कुमार की तबीयत सोमवार से ही बिगड़ रही थी और मंगलवार को परिमल कुमार की तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक रही। इसे देख अभ्यर्थियों ने परिमल कुमार को तत्काल चिकित्सा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी परिमल कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। सोमवार को विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से मिलने आई थी और उनके द्वारा बताया गया कि सोमवार के द्वारा एक कमेटी गठन की गई है। 1-2 दिन में यह कमेटी के जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग को लेकर उनके साथ वार्तालाप करेगी, पर अब तक सरकार की तरफ से कोई खबर नहीं आई है। अनशन में बैठे एक अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ती जा रही है, फिर भी सरकार वार्ता करने में विलंब कर रही है। नगर निगम परिषद की आपात बैठक कल। पेयजल और स्ट्रीट लाइट समेत कई विकास योजनाओं पर होगी चर्चा। नगर निगम परिषद की आपात बैठक 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे बुलाई गई है। कोरोना काल को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के बदले यह बैठक करमटोली स्थित सेलिब्रेशन हॉल में होगी। इसमें दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए शहर की साफ सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य विकास योजना पर चर्चा होगी। करीब 5 महीने बाद नगर परिषद की यह बैठक आपात स्थिति में बुलाई गई है, क्योंकि नगर और नगर आयुक्त के बीच चल रहे विवाद की वजह से बैठक नहीं हो रही थी। दुर्गा पूजा शुरू होने के बावजूद शहर की साफ सफाई का ठोस प्लान नहीं बना है, इसलिए पार्षदों की मांग पर यह बैठक बुलाई गई है। नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रहे विवाद के बीच यह बैठक होगी, इसलिए इसमें भी होर्डिंग टैक्स कलेक्शन के लिए चयनित एजेंसी श्री पब्लिकेशन का मुद्दा गर्म रहेगा। जाने ट्रैफिक व्यवस्था। बड़े वाहनों के सुबह 8 बजे से सुबह 3 बजे तक शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी। 4 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार शहर में भव्य पंडाल, लाइटिंग और मेले पर रोक है। इसके बावजूद सड़क पर पंडालों में भीड़ की संभावना है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कई सड़कों पर यातायात व्यवस्था बदली है। परिवर्तित यातायात व्यवस्था 22 से 26 अक्टूबर तक लागू होगी। यातायात पुलिस के अनुसार शहर के अंदर सुबह 8 बजे से सुबह 3 बजे तक बड़े वाहनों में के प्रवेश पर रोक रहेगी। निजी वाहन चल सकेंगे, पर निजी वाहनों को भी ट्रैफिक पुलिस के कई दिशा निर्देश का पालन करना होगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में सुधार, इशारों में कर रहे हैं बात। चेन्नई के MGM अस्पताल के चिकित्सकों का प्रयास रंग लाया। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में पहले से सुधार हुआ है। मंत्री अभी पूरी तरह होश में है। सोमवार को वे इशारे में बात भी कर रहे थे। हालांकि उन्हें अभी भी एकमास सपोर्ट पर रखा गया है। चिकित्सकों के अनुसार ऐसा फेफड़े को आराम देने के लिए किया जाता है। चिकित्सकों द्वारा मंत्री के परिजनों को दी गई जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह तक मंत्री की स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर थी। इससे पहले वे होश में आ गए थे। मंत्री को रांची के मेडिका अस्पताल से बेहोश कर एयर एम्बुलेंस से चेन्नई लाया गया था। सोमवार को दोपहर 12 बजे के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। मंत्री के साथ चेन्नई गए उनके बेटे अखिलेश महतो ने अपने परिवार और शुभचिंतकों को बताया कि मंत्री अब इशारे में बात भी कर रहे हैं। चिकित्सकों ने उनके बेटे को बताया कि अभी दवा से ही फेफड़ों को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद भी जताई कि वे इसमें सफल रहेंगे। झारखंड के DGP MV राव बोले, सिर्फ पुलिस के बूते नहीं है बच्ची की सुरक्षा। पुलिस मुख्यालय में DGP MV राव ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बच्चियों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ पुलिस के बूते की बात नहीं है, इसके लिए परिवार व समाज को भी आगे आना होगा। हाल के दिनों प्रदेश में घटित दरिंदगी की घटनाओं पर DGP चिंतित नजर आए और अब तक पुलिस की कार्रवाई पर संतोष भी जताया। यह भी कहा कि पर्यटन स्थल के आसपास गश्त तेज की जाएगी। DGP ने कहा कि हाल में प्रदेश के विभिन्न इलाकों में घटित बच्चियों, नाबालिगों से दुष्कर्म व हत्या की घटनाएं से मन व्यथित है। देश विदेश से
जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना से जंग जारी रहेगा। पीएम मोदी ने मंगलवार की शाम देशवासियों को संबोधित किया। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी अब तक लोगों से कई बार ऐसे रूबरू हो चुके हैं जिसमें कई बड़े ऐलान किए हैं। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे थे, जिसमें आने वाले त्योहारों से पहले लोगों के लिए सावधान करने सहित लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। इसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर जानकारी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि याद रखिए, जब तक दवाई नहीं आती तब तक ढिलाई नहीं। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों की धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारी को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेगी तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क का ध्यान रखिए। वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं वैज्ञानिक। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्षों बाद हम ऐसा देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक नागरिकता तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। चिराग पासवान का आह्वान, सभी उम्मीदवार पीएम मोदी का संबोधन सुने और सुनाए। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने मंगलवार को फिर अपने मोदी प्रेम जाहिर किया। उन्होंने एक ट्वीट कर अपने सभी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों से पीएम के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनने और सुनाने का आह्वान किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को राष्ट्र को संबोधित किया था। इससे पहले इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी थी। इसके तुरंत बाद चिराग ने मोदी को रिट्वीट कर पार्टी प्रत्याशियों से ऐसा आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने को कहा। पीएम मोदी बोले, भारत में एडवांस स्टेज में कुछ वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। पीएम ने कहा कि त्योहार के मौसम में बाजारों में रौनक लौट रही है, लेकिन यह भी भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो, वायरस नहीं गया है। भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगाड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना टीके को लेकर कहा कि देश में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है और उपलब्ध होते ही टीके को हर नागरिक तक पहुंचाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे समय पर लोगों से सतर्कता बनाए रखने की अपील की है, जब लगभग 3 महीने बाद देश में 50,000 से कम कोविड केस सामने आए हैं। बिहार चुनाव पहले चरण की वोटिंग के 71 विधानसभा क्षेत्रों में 61 रेड अलर्ट। जानते हैं क्या है इसके मायने। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। इसमें से 61 ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां राजनीतिक दलों ने 3 या उससे ज्यादा आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार को टिकट दिया है। यानी पहले चरण में 86% ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जो रेड अलर्ट क्षेत्र हैं। इलेक्शन वॉच के फाउंडर जगदीप चोकर के अनुसार अब तक कभी किसी चुनाव में 50% से ऊपर रेड अलर्ट वाले चुनाव क्षेत्र रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। अब 86% तक विधानसभा क्षेत्र रेड अलर्ट क्षेत्र हो गए हैं। यह अपने आप में चिंता की बात है। कांग्रेस की सेंट्रल टीम ने संभाली बिहार चुनाव की कमान, राज्य के नेताओं को बैक सीट पर धकेला। कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव अलग अंदाज में लड़ रही है। केंद्र नेतृत्व ने पूरा चुनाव अपने कंट्रोल में ले लिया है। राज्य इकाइयों को तहरीज नहीं दे रही है। प्रतिदिन की तैयारी, चुनावी रैलियां का जायजा लेने के साथ साथ गठबंधन के सहयोगियों के साथ समन्वय पर दिल्ली से नजर जारी है और फैसले लिए जा रहे हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है जब पार्टी की केंद्रीय इकाई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किसी राज्य चुनाव के दौरान चुनाव प्रबंधन और तैयारी का पूरा प्रभार लिया है। असम को मिली बड़ी सौगात, जोगीघोपा में बनेगा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क। केंद्र सरकार असम को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में असम की कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी। केंद्र परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 20 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क का शिलान्यास किए। इस पार्क पर 693.97 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस पार्क में लोगों के साथ ही सामान की आवाजाही भी बहुत आसानी हो जाएगी। खबर है देश की विभिन्न योजनाओं से। सिटीजन जर्नलिस्ट के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए बने ठोस योजनाएं। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकारें विभिन्न योजनाएं बनाती है, लेकिन धरातल पर योजनाओं का क्रियान्वयन दूर दूर तक नजर नहीं आता है।
जिससे महिला सशक्तिकरण का दावा करना महज औपचारिक ही लगता है। हर बार संसद में महिला आरक्षण पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन संसद में गिनती की महिला सांसद ही दिखाई देती है। महिला सशक्तिकरण के लिए कहा कुछ जाता है और क्या कुछ जाता है, जो महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात के समान है। जिस देश में महिला मजबूत और आत्मनिर्भर होती है, वह देश स्वतः बहुत ही तेजी से विकास की ओर बढ़ता है। देश में अभी भी लोग महिला और पुरुष में भेद करते हैं, जिससे आए दिन देश में महिला अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही है। इन पर अंकुश लगाने के लिए महिलाओं के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ानी चाहिए। जब तक 100% महिलाएं शिक्षा के क्रियान्वयन की विशेष योजना बनाकर देश की प्रत्येक महिला को शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक देश की प्रगति पूरी तरह संभव नहीं है। देश से भूखमरी व कुपोषण का खात्मा कब? हमारे समाज के संतुलित विकास के लिए यह बेहद आवश्यक है कि मानव का अच्छे ढंग से सर्वांगीण विकास हो, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का स्वस्थ होना बेहद आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को पोषित संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। लोगों को समय से संतुलित भोजन की इतनी मात्रा मिलती रहे कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर जीवन जी सके। लोगों को संतुलित भोजन मिल रहा है या नहीं, और विश्व में व्याप्त कुपोषण और भूखमरी के प्रति लोगों को सिस्टम में जागरूकता फैलाकर एवं इसे खत्म करने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे सूचकांक बेहद सहयोगी होते हैं। क्योंकि जब तक सिस्टम में बैठे लोग को यह जानकारी नहीं होगी कि भूखमरी व कुपोषण किस देश के लिए किस क्षेत्र में है, तब तक उसका समाधान समय रहते संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 16 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 94वें पायदान पर है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचों में और सुधार लाने के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। सोमवार को लॉन्च की गई आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को लाभ मिलेगा। किसानों को किया जाएगा प्रोत्साहित, जिले में सब्जी उत्पादकों की संगठित तौर पर मिलेगा बाजार। किसानों की आर्थिक उन्नति के साथ उनकी आय बढ़ाने के लिए अब कृषि उत्पादों पर फोकस की जाएगी। किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण से भी खेती किसानों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में सब्जी उत्पादों की सहकारी समिति बनाई जाएगी। इसकी तैयारी भी आंतरिक तौर पर विभाग में शुरू कर दी गई है। हालांकि अंतिम निर्णय बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। सहकारिता विभाग के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक समिति के गठन के बाद सब्जी उत्पादकों के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। समिति सब्जी उत्पादकों की मार्केटिंग के साथ प्रोसेसिंग के लिए यूनिट भी लगाएगा, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शुरू किया जाएगा, ताकि किसानों को उचित मूल्य और आर्थिक लाभ मिल सके। DMFT के तहत चल रही सभी स्वास्थ्य योजनाओं के जल्द से जल्द पूर्ण करें। DDC रांची विकास भवन सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में DMFT एवं CSR संबंधित विभिन्न योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्य मित्तल ने DMFT के तहत क्रियान्वित हो रही सभी योजनाओं को त्वरित रूप से पूर्ण निर्देश दिया है। साथ ही DMFT को संबंध प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों के रेनोवेशन कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया है। 10वीं के बाद से ही CA के फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे छात्र। ICAI ने एडमिशन की नई व्यवस्था को दी मंजूरी। छात्र नए नियमों के अनुसार अब कक्षा 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फाउंडेशन कोर्स में अस्थायी तौर पर प्रवेश ले सकेंगे। हालांकि अस्थायी प्रवेश उम्मीदवार द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद ही नियमित किया जाएगा। नए नियम छात्रों को वर्तमान समय से 6 महीने पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में सक्षम बनाएंगे। मुकेश अंबानी ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बढ़ाना होगा विनिर्माण। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख और देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने सोमवार को कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विनिर्माण पर जोर देना होगा। अब ताज़ा अपडेट रेलवे से। छठ महापर्व के लिए रांची से पटना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जल्द शुरू होगी बुकिंग।
छठ के महापर्व पर रेलवे रांची से बिहार के लिए 2 ट्रेन चलाएगा। 18 नवंबर को रांची, जयनगर और पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। सुपर फास्ट साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन हावड़ा और कन्याकुमारी ट्रेन संख्या 02665 प्रत्येक सोमवार शाम 4:10 में हावड़ा से कन्याकुमारी के लिए रवाना होगी। वहीं ट्रेन संख्या 02666 प्रत्येक शनिवार सुबह 8 बजे कन्याकुमारी से हावड़ा के लिए रवाना होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे 436 ट्रिप उत्सव विशेष ट्रेन 16 अक्टूबर से 1 दिसंबर के बीच चला रही है। इसमें से 92 ट्रिप हावड़ा दीघा हावड़ा एवं हावड़ा टाटानगर हावड़ा के बीच चला रही है, जबकि हावड़ा रांची हावड़ा के लिए 90 ट्रिप चला रही है। इसके अलावा 52 ट्रिप हावड़ा पुरी एवं हावड़ा एर्नाकुलम तथा संतरागाछी पांडुचेरी के बीच 7 ट्रिप चला रही है। शालीमार तिरुवनंतपुरम 6 ट्रिप, संतरागाछी पुणे 6 ट्रिप, हावड़ा संबलपुर 6 ट्रिप, हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल 6 ट्रिप, हटिया यशवंतपुर 6 ट्रिप, टाटानगर यशवंतपुर 6 ट्रिप, बांगरी कोसी भुवनेश्वर 42 ट्रिप एवं बारबिल पुरी 18 ट्रिप चल रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।